हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। रात के 10 बज चुके थे। टेलीविज़न बंद करके श्यामलाल बिस्तर पर लेट गए और सोने की कोशिश करने पर नींद ही नहीं आ रही थी। आंखों के सामने बार बार निम्मो का चेहरा और गदराया बदन आ रहा। 1 घंटे बाद श्यामलाल ने निम्मो को फ़ोन किया। निम्मो, हाँ बाबूजी, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? इधर से निम्मो की आवाज़ सुनाई दी। सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, ज़रा आकर गोली दे दो और बाम भी लगा दो। अभी आती हूँ। कुछ देर बाद निम्मो कमरे में आ गई। सिर दर्द की गोली देते हुए बोली, यह दर्द कब हुआ बाबूजी? अभी थोड़ी देर पहले। नींद नहीं आ रही थी। राजू बेटा सो गया है क्या? हाँ बाबूजी, हम दोनों ही सो गए थे, निम्मो ने कहा और श्यामलाल के माथे पर बाम लगाने लगे। कुछ देर बाद श्यामलाल ने अपनी बाहों निम्मो के कमर में डाल दी। बाबूजी, यह क्या कर रहे हैं आप? निम्मो ने चौंक कर। कुछ नहीं निम्मो, बस थोड़ा और मेरे पास आ जाओ। निम्मो ने कुछ नहीं कहा। वह श्यामलाल के निकट होती चली गई। कुछ देर बाद कमरे से निकलते हुए निम्मो ने कहा, अब तो आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो गया होगा। श्यामलाल ने कोई जवाब नहीं दिया। वे सोने की कोशिश कर पर नींद आंखों से गायब थी। वे पुरानी यादों में खो गए थे। 2 साल हुए वह एक सरकारी महकमे से अफसर के रूप में रिटायर हुए थे। बेटा दिनेश अपनी पत्नी और बेटे के साथ अमेरिका में था। पत्नी सावित्री के साथ जिंदगी की गाड़ी बहुत अच्छी तरह चल रही। एक दिन काम वाली शांति बाई एक जवान औरत के साथ आई और बोली, आप कह रहे थे कि ऐसी बाई चाहिए जो सुबह से शाम तक काम कर सके। यह निम्मो है, घर का सारा काम करेगी। यह हमारे गांव की है। आप किसी तरह की चिंता न करना, इसकी पूरी जिम्मेदारी मुझ पर है। इसके साथ 5 साल का एक छोटा बेटा है। 2 साल पहले इसके पति की एक हादसे में मौत हो गई। अब इसका गांव में कोई नहीं है। मैंने ही इसको यहाँ बुलाया है। निम्मो ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उन्होंने निम्मो की ओर देखा। गदराया बदन, मोटी आंखें, गोरा रंग, खूबसूरत चेहरा। निम्मो को काम पर रख लिया गया। वह अच्छे ढंग से घर के काम करती व खाना भी बहुत लजीज बनाती थी। निम्मो के आने से सावित्री को भी बहुत आराम मिल गया। वे निम्मो की बहुत तारीफ करती थी। कुछ दिन बाद निम्मो को कोठी में एक कमरा दे दिया गया, जहां वो अपने बेटे राजू के साथ रहने लगी। पास के एक स्कूल में राजू को दाखिला दिया गया। एक दिन सावित्री बीमार हो गई। इलाज कराने पर भी बीमारी बढ़ती चली गई और पता चला कि उन्हें कैंसर है। इलाज होता रहा पर सावित्री बच न पाई। सावित्री की बीमारी के समय निम्मो ने भी बहुत सेवा की। सावित्री के आखिरी समय तक वह साथ रही। अमेरिका से दिनेश सब परिवार आया और कुछ दिन बाद वापस चला। इतने बड़े मकान में श्यामलाल अकेले हो गए थे। निम्मो उनका पूरा ध्यान रखती थी कि उनको कब क्या खाना है और कौन सी दवा लेनी। यादों के समुद्र में डूबते तैरते उनको नींद आ गई। सुबह श्यामलाल की आंख खुली तो उनको रात की घटना याद आते ही चिंता हो गई कि निम्मो नाराज होकर घर छोड़कर न चली जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। श्यामलाल ने देखा कि निम्मो का बर्ताव बिल्कुल समान है। उसके चेहरे पर गुस्सा या नाराजगी नहीं है। निम्मो ने श्यामलाल को नाश्ता देते हुए कहा, बाबूजी, रात जो हुआ उससे मुझे डर है कि कहीं बच्चा न ठहरे। ऐसा नहीं होगा निम्मो, मैं बाजार से गोलियां ला दूंगा। उसके बाद जब कभी श्यामलाल का मन हो तो निम्मो को कमरे में बुला लेते। एक दिन श्यामलाल ने कहा, निम्मो, यहाँ रहते हुए तुम किसी तरह की चिंता न करना। जब भी अपने लिए यह राजू बेटे के लिए बाजार से कुछ खरीदारी करनी हो तो मुझसे रुपए ले लेना। ठीक है बाबूजी, निम्मो बोली। वो अच्छी तरह जानती थी कि बाबूजी उस पर इतने दयालु क्यों हो रहे। वह बाबूजी की हर ज़रूरत जो पूरी कर देती थी। निम्मो यह भी समझती थी कि यहाँ बाबूजी के पास बहुत अच्छा घर मिल गया है। यहाँ हर तरह की सुविधा व आराम है। एक दिन निम्मो रसोई में खाना बना रही। रेहड़ी पर सब्जी बेचने वाले सुरिंदर की आवाज़ सुनाई। आलू लो, प्याज लो, भिंडी लो, लौकी लो। सब्जी वाले की आवाज़ सुनते ही वह बाहर आ गई। पड़ोस की 2 औरतें सब्जी खरीद रही थीं। एक औरत बोली, भाई सुरेंद्र, जैसे तुम्हें साफ सुथरे रहते हो वैसे ही तुम्हारी सब्जियां भी बढ़िया ताज़ा और साफ हो।
इनको ज़्यादा छाँटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैडम जी, हमारा तो एक उसूल है कि जब पैसे पूरे लेते हैं तो सामान भी बढ़िया बेचना चाहिए, इसलिए तो मंडी से बढ़िया साफ़ सुथरी सब्जी खरीद। बेईमानी हमें पसंद नहीं है, सुरिंदर ने कहा। तभी तो सभी लोग तुम्हारा इंतज़ार करते हैं, दूसरी औरत ने कहा। निम्मो सब्जी छाँटने लगे। तभी सुरिंदर ने कहा, कैसी हैं आप और आप बाबूजी और राजू बेटा? सब ठीक है, निम्मो ने कहा। बाबूजी को कौन सी सब्जी पसंद है? उनको भिंडी, तरोई, लौकी और करेला। और आपको? मुझे तो हर सब्जी पसंद है, निम्मो ने कहा। निम्मो ने सब्जी लेते समय जब सुरिंदर की ओर देखा तो उसे लगा कि वह कुछ कहना चाहता है। जब वह दोनों औरतें सब्जी लेकर चली गई तो सुरिंदर ने कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है। कहो, क्या आपका मोबाइल नंबर मिलेगा? कुछ ज़रूरी बात करनी है, कहो ना। मैं यहाँ नहीं बता सकता। निम्मो ने अपना मोबाइल नंबर उसे दे दिया। सुरिंदर ने चलते चलते पूछा, आपसे कितने बजे बात हो सकेगी? रात 9 बजे के बाद, निम्मो बोली और सब्जी लेकर घर में आ गई। रात के 9:30 बजे निम्मो को फ़ोन की घंटी बज उठी। उस समय अपने कमरे में राजू के साथ थे। हेलो, निम्मो ने कहा। कौन? निम्मो ही बोल रही है ना? उधर से आवाज़ सुनाई दी। मैं ही बोल रही हूँ, मैं सुरिंदर बोल रहा हूँ। आप तो जानती है कि हम दोनों बिहार के एक ही ज़िले के हैं। मैं यहाँ 10 साल से रह रहा हूँ। चंदन कॉलोनी में मेरा छोटा सा मकान है। मेरी 8 साल की बेटी है। मेरी पत्नी की पिछले साल दिमागी बुखार से मौत हो। बेटी तीसरी क्लास में पढ़ रही है। सब्जी के काम से ठीक ठाक गुजारा हो रहा है। अच्छी बात है, आपके बारे में मैं शांति आंटी से सब मालूम कर चुका हूँ। उन्होंने ही आपको यहाँ पर काम पर लगाया। हाँ, कल मेरी छुट्टी रहेगी, मंडी बंद है। क्या आप मुझसे मिलने नेहरू पार्क आ सकती हैं? क्यों, कुछ ज़रूरी बात करनी है? देखिए, मेरा घर से निकलना ज़रा मुश्किल रहता है। आपको जो बात करनी है फ़ोन पर ही कह दो, निम्मो ने कहा। वह जानती थी कि सुरिंदर उसे क्या कहना चाहता है। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं चाहता हूँ कि आप पत्नी के रूप में मेरे घर आ जाएं। आपके राजू को पापा व मेरी बेटी को भी माँ मिल जाए। निम्मो चुप रही। क्या मेरी बात से नाराज़ हो गई आप? आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलिए ना, मैं 1-2 दिन में बता दूँगी। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ। क्या? शादी के बाद आपको कहीं काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस अपने छोटे से घर परिवार को संभाल लेना। ठीक है, बता दूँगी, निम्मो ने कहा और मोबाइल बंद कर दिया। राजू बेटा सो चुका था। निम्मो बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखों के सामने बार बार सुरिंदर का चेहरा आ रहा। अगले दिन निम्मो शांति चाची से मिली। शांति चाची ने कहा, निम्मो, मैं सुरिंदर को 5-6 साल से जानती हूँ। उसकी बहुत अच्छी आदत है। शराब नहीं पीता, गुटखा तंबाकू भी नहीं खाता। वह तुझसे अगर शादी करना चाहता है तो मना मत कर। तुम्हारी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो जाएगी और उसका भी घर बस जाए। रात को अपने कमरे में पहुंचकर निम्मो ने सुरिंदर का मोबाइल पर बात शुरू की। हेलो, हाँ निम्मो, कैसी हो? उधर से सुरिंदर की आवाज़ है। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, बस आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा। क्या कुछ सोचा है आपने उस नए घर परिवार के बारे में? मुझे मंजूर है, अब हम जल्द ही शादी कर लेंगे। सुरिंदर की खुशी भरी आवाज़ सुनाई दी। अब मैं ज़्यादा दिन आपको अपने से दूर नहीं रखूँगा। निम्मो काफ़ी देर तक सुरिंदर से बात करती है। सुबह नाश्ता करने के बाद श्यामलाल अखबार पढ़ रहे थे। निम्मो ने कमरे में आते ही कहा, बाबूजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ हाँ, कहो निम्मो, कुछ रुपए की ज़रूरत है कि क्या? नहीं बाबूजी, रुपए की ज़रूरत नहीं। अच्छा बताओ कि क्या करना है? बाबूजी, मैं शादी कर रही। श्यामलाल चौंक उठे। अखबार से गर्दन उठाकर उन्होंने कहा, शादी कर रही हो, लेकिन क्यों? शादी क्यों की जाती है? बाबूजी, मेरा मतलब है कि यहाँ तुम्हें किसी बात की परेशानी हुई है क्या? मैंने कुछ गलत बर्ताव कर दिया है क्या? नहीं बाबूजी, आप तो बहुत अच्छे। आपने इतने दिनों तक मुझे आसरा दिया, फिर क्यों जाना चाहती हो यहाँ से तुम? किससे शादी कर रही हो? वह जो सब्जी का ठेला लेकर आता है सुरेंद्र, वह हमारे ही जिले का है। उसकी पत्नी पिछले साल बीमारी में चल बसी। उसकी 8 साल की बेटी है। शांति चाची ने भी कह दिया।
उससे शादी करने को। यह सुनकर उदास व दुखी श्यामलाल ने कहा, ओह निम्मो, तुम मुझे अकेला छोड़कर जा रही हो। तुमने यह नहीं सोचा कि तुम्हारे बिना मैं अकेला कैसे रह पाऊंगा। तुम मुझसे कुछ और चाहती हो तो ले सकती हो, पर मुझे छोड़कर मत जाओ। बाबूजी, मैं यहाँ तब तक ही रह सकूंगी जब तक आप हैं। उसके बाद मुझे यहाँ कौन रहने देगा और किस हक से रहूँगी। हमेशा रहने का हक पत्नी का हो और मैं यह हक हासिल कर सकूँ, ऐसा मैं सपने में भी सोच नहीं सकती, क्योंकि मैं कहाँ और आप कहाँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है बाबूजी। श्यामलाल चुपचाप सुनते रहे। निम्मू ने आगे कहा, बाबूजी, मुझे ज़िंदगी ने एक बार फिर मौका दिया कि मैं अपना घर बसा। यहाँ आपके पास रहकर तो मैं एक नौकरानी या रखैल ही रहूँगी न। मैं रखैल नहीं, किसी की पत्नी बनना चाहती, जहाँ मैं अपने बेटे के साथ निश्चित होकर रह सकूँ। अब मेरा क्या होगा निम्मू? इतने बड़े मकान में मुझे तो रात भर नींद भी नहीं आएगी। बाबूजी, आप अकेले नहीं रहेंगे। शांति चाची से कहकर किसी न किसी बाई का इंतजाम हो जाए, कोई भी आ जाए। निम्मू पर तुम जैसी नहीं मिलेगी जिसने मेरी हर खुशी का ध्यान। श्यामलाल ने निम्मू की ओर देखकर कहा, बाबूजी, जब तक आपके लिए किसी बाई का इंतजाम नहीं होगा तब तक मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊँ। निम्मू, तुमने ठीक ही सोचा है। तुम्हारे सामने दो रास्ते थे, तुमने दूसरे रास्ते की ओर सही कदम बढ़ाया। वैसे भी तुम्हारी सेवाओं को मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। हाँ, अपने नए घर परिवार में जाने के बाद कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो बता देना। मैं तो यही कहूँगा निम्मू कि तुम जहाँ भी रहो खुश रहो। बाबूजी, आप कितने अच्छे हैं, निम्मू ने मुस्कुराकर श्यामलाल की ओर देखते हुए कहा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें अपना सपोर्ट करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।